राजस्थान यानी राजाओं की धरती, राजपूतों की आन बान और शान की कहानी कहती इस धरती के कण कण में इतिहास समाया हुआ है। यहां के किले और महल आज भी सर उठाकर उस गौरवशाली अतीत की गवाही देते हैं। दुर्दांत आक्रांताओं को सदियों तक चुनौती देते ये किले न केवल स्थापत्य और शिल्प के बेहतरीन नमूने हैं, बल्कि इनकी मजबूत प्राचीरों ने अनेकों युद्धों को अपने ऊपर झेला है। विजय स्तंभ और हवा महल जैसे स्मारक प्रदेश की शान बन चुके हैं। यहां समय समय पर हुए जौहरों ने महिलाओं के सामूहिक बलिदान की अद्भुत मिसाल कायम की है। भारत की आजादी के आंदोलनों में भी राजस्थान का योगदान कम नहीं है। गांधी जी के आंदोलनों के समर्थन में भी यहां के लोगों ने पूरी सक्रियता से अपनी भागीदारी निभाई। यहां तक कि जब बलिदान देने की चुनौती सामने आई तो इस धरती के सपूतों ने कभी पीठ नहीं दिखाई। और आजादी के आंदोलनों के दौरान देश का सबसे बड़ा नरसंहार भी राजस्थान में ही हुआ था। ये जलियांवाला बाग से भी बड़ा कत्लेआम था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के दबाव के कारण इसकी खबरों को दबा दिया गया तथा सच्चाई को सामने आने में करीब 50 साल लग गए। राजस्थान का दक्षिणी इलाका आदिवासी बहुल है। वागड़ के नाम से मशहूर इस इलाके में दूर दूर तक वन क्षेत्र फैला है। यह क्षेत्र शहर के विकास से पूरी तरह कटा हुआ है। यहाँ के निवासी वन के बीच में ही छोटी छोटी बस्तियों के रूप में रहते हैं और जीवन यापन के लिए जंगलों पर ही निर्भर करते हैं। इसीलिए ये आदिवासी कहलाते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से भील, गरासिया, सहरिया, कथौड़ी जातियां मुख्य हैं। सन 1883 गोविंद गुरु नाम के एक बंजारे ने संकल्प लिया कि आदिवासियों में शिक्षा का प्रसार करेगा और उन्हें अधिकारों के लिए जागृत करेगा। इसके लिए गोविंद गुरु ने संप सभा नाम का संगठन बनाया। अपने कार्य क्षेत्र के लिए उन्होंने मानगढ़ को मुख्यालय के रूप में चुना। मानगढ़ ऐसा क्षेत्र था जिसके चारों तरफ तत्कालीन राजपूताना की 5 और गुजरात की 2 रियासतें पड़ती थीं। गोविंद गुरु ने आदिवासियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। उन्होंने रियासतों द्वारा ली जाने वाली बेगार का विरोध करना शुरू किया। साथ ही वनोपज पर आदिवासियों के अधिकार की लड़ाई शुरू की तथा कृषि भूमि पर लेवी का विरोध किया। अपने इस जागृति आंदोलन के लिए संप सभा ने जगह जगह सम्मेलन करने शुरू कर दिए। गोविंद गुरु के आंदोलन ने आदिवासियों में चेतना का संचार किया, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में सचेत किया। इसके परिणाम स्वरूप आदिवासियों ने बेगार करने से इनकार कर दिया। इस मुहिम में आसपास के आदिवासियों ने तन मन से सहयोग किया और उन्होंने रियासतों के द्वारा लगाए जाने वाले मनमाने टैक्सों को देने से इनकार कर दिया। आदिवासी क्षेत्रों में गोविंद गुरु का प्रभाव तेजी से फैलता जा रहा था। पूरे आदिवासी इलाके को अपने हाथ से निकलता देख अंग्रेज बौखला उठे। उन्हें आदिवासियों का विरोध अब विद्रोह नजर आने लगा। वो हर कीमत पर इस विद्रोह को कुचलने की तैयारी करने लगे। उन्होंने आदिवासी क्षेत्र से लगने वाली 7 रियासतों को इस अभियान में अपने साथ शामिल किया। 17 नवंबर 1913 माघशीष पूर्णिमा के दिन मानगढ़ में संप सभा के सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हजार से अधिक आदिवासी वहां इकट्ठे हुए, लेकिन तभी अंग्रेजों की सेना ने 7 रियासतों की सेना के साथ मिलकर उस पहाड़ी को घेर लिया। पूरे अभियान का नेतृत्व खेरवाड़ा स्थित मेवाड़ भील कोर के अंग्रेज कमांडेंट कैप्टन जेपी स्टॉकले ने किया। इस अभियान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, प्रतापगढ़, ईडर और संतरामपुर रियासतों की फौज के अलावा बड़ौदा की 104 वेल्सेस राइफल, 7वीं जाट रेजिमेंट, 9वीं राजपूत रेजिमेंट और पंचमहल जिले के एसपी के नेतृत्व में सशस्त्र जवान शामिल थे। माघशीष की पूर्णिमा के मेले में एकत्रित आदिवासी लोग गोविंद गुरु द्वारा रचे गए गीतों को गाते हुए
अपनी लोक संस्कृति के रंगोत्सव में डूबे हुए थे। तभी अचानक घात लगाकर फिरंगी व रियासती फौजों ने पहाड़ी को घेर कर आदिवासी स्त्री, पुरुषों व बच्चों पर अचानक मशीन गनों व बंदूकों से हमला बोल दिया। बाकायदा प्रशिक्षित व आधुनिक हथियारों से लैस फौजियों का आदिवासी कहां तक मुकाबला करते। अंततः झुंड के झुंड आदिवासी लोग अपनी लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए। दादा दादी हाला और हाला की हमारे दादी अमरी और यहाँ बैठे थे और मेरे पिताजी वहाँ खड़े थे। आगे सापा बांध के थे, गोली होके आगे होके निकल गई और आगे वो दोनों मर गए। गोविंद गुरु को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया गया। आदिवासियों के अधिकारों के लिए चलाया गया आंदोलन बेरहमी से कुचल दिया गया। हालांकि आदिवासी 15-20 हजार लोगों के मरने का दावा करते हैं, फिर इतिहास को निरपेक्ष तरीके से परखने वाले विशेषज्ञ भी मानते हैं कि कम से कम 1500 लोग मारे गए। इनमें से करीब 700-800 लोग मौके पर और बाकी घायल होने के कारण, बाद में सेप्टिक वगैरह के कारण भी मारे गए। तीसरी और चौथी पीढ़ी के मुंह से सुने ये आंकड़े अतिरंजित लग रहे हैं, लेकिन पिछले 14 वर्षों से आदिवासियों पर शोध कर रहे लेखक हरिराम मीणा ने सच्चाई की जड़ तक जाने का प्रयास किया है। आदिवासी विषयों पर विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान आपको महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार से सम्मानित करते हुए अत्यंत हर्षित है। श्री हरिराम मीणा। चूँकि इतनी बड़ी घटना थी और मैं उस घटना से एक संवेदना के स्तर पर जुड़ गया था और एक बेचैनी भीतर भीतर बहुत ज़्यादा पैदा हो रही थी, तो इसलिए मेरे को लगा कि इस पर काम होना ही चाहिए। इसलिए मैं कई बार वहाँ का दौरा किया, दस्तावेज एकत्र करने के लिए, अन्य सामग्री जुटाने के लिए जो अभिलेखागार है वहाँ पे संपर्क किया। जैसे ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट उदयपुर है, बीकानेर का अभिलेखागार है, राष्ट्रीय संग्रहालय है दिल्ली में। जो लोगों की जुबान पर है वो बातें, जो मौखिक परंपरा होती है इतिहास की, जो अंचल के लोक की जुबान पर जो है, उनकी स्मृतियों में जो है वो बातें सामने आई। अभी इस घटना 1913 की है, तो अभी तो चौथी पीढ़ी गुजर रही है और चौथी पीढ़ी तक लोक की मौखिक परंपरा की स्मृतियाँ इतनी धूमिल नहीं होती, इसलिए लोगों की जुबान पर है। कई लोगों ने उनके बाप दादों द्वारा जो किस्से सुनाए थे, आंखों देखे हाल, उनका जिक्र भी मुझे चौथी पीढ़ी के लोगों ने किया। अगर तथ्यों पर गौर करें तो ये नरसंहार आजादी के आंदोलन के दौरान जलियांवाला बाग में हुए कांड से कई गुना बड़ा है, जहां अंग्रेजी सेना ने बाग को चारों तरफ से घेर नृशंस नरसंहार किया था। इस घटना में 400 से अधिक लोग मारे गए थे, लेकिन मानगढ़ में हुए नरसंहार में इससे कई गुना अधिक लोग मारे गए थे। निश्चित रूप से जहाँ तक बलिदानियों की संख्या का सवाल आता है, जितने लोगों ने शहादत दी, वो तो निश्चित रूप से जलियांवाला कांड से 3-4 गुना अधिक है। अत्याचार और शोषण के खिलाफ और विदेशी सत्ता के खिलाफ उन लोगों ने लड़ाई लड़ी जो शिक्षित नहीं थे, जो पिछड़े हुए थे, जिनकी भौतिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। ऐसे लोगों में चेतना पैदा करके और राष्ट्रभक्ति की भावना भर के और उनको अगर अत्याचार और शोषण के खिलाफ खड़ा कर दिया गया, तो ये निश्चित रूप से गोविंद गुरु के लिए, उनके सहयोगी आंदोलनकारियों के लिए और अन्य जो लोग वहाँ पे आंदोलन में शामिल हुए, उनके लिए बहुत ही गौरव की बात है। और उनके लिए गौरव की बात है, तो ये पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है। जलियांवाला जो कांड है उसको मान्यता मिल गई, वो एक शहर में घटित घटना थी
और जहाँ पे मीडिया तत्कालीन पत्र पत्रिकाएं, बाद में लिखी जाने वाली जितने भी पुस्तकें हैं, इतिहास है, आज़ादी की लड़ाई का जो इतिहास लिखा गया, उसमें सब जगह उसको स्पेस मिला, जगह दी गई। और ये मानगढ़ दूर दराज जंगलों में था और एक ऐसी कौम द्वारा लड़ा गया जो आदिवासी थे, जो भारत की मुख्य समाज की धारा से अलग थलग पड़े रहे। इतिहासकार या अन्य बुद्धिजीवी भी वहाँ नहीं पहुँच सके। निश्चित रूप से ये एक विडंबना है और एक दुर्भाग्य की बात है, लेकिन जो भी है ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि मानगढ़ की घटना को जो पहचान मिलनी चाहिए थी, जो इतिहास में जगह मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि उसका उचित स्थान अवश्य मिलेगा, चाहे देरी लग जाए। इसलिए इसे आजादी के आंदोलन का सबसे बड़ा बलिदान भी कहा जा सकता है। लेकिन शहरों से कटे हुए दूरस्थ आदिवासी इलाके में हुई इस नृशंस घटना के बारे में तत्कालीन अखबारों में एक लाइन भी नहीं छपी। इस घटना की प्राथमिक जानकारी को शहरों तक पहुंचने में भी कई दशक लग गए और खुद राज्य सरकार ने इस शहादत को 86 साल बाद स्वीकार किया। अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए इकट्ठे हुए निहत्थे आदिवासियों की इस सामूहिक हत्या की याद में हर साल यहां मेला लगता है। दूर दूर से आकर लोग यहां अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और आज भी उस लोकगीत को गाते हैं जिसे वो 100 साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ गाते थे, जिसका अर्थ है, हे अंग्रेज, तुझे मैं कभी नहीं मानूंगा। मानगढ़ की पहाड़ी पर आदिवासी शहीदों के बलिदान की याद में शहीद स्मारक बनाया गया है। ये स्मारक न केवल उस अमर बलिदान का प्रमाण है जिसे राज्य सरकार ने ऐतिहासिक सच के रूप में स्वीकार किया, तथा 86 साल बाद स्मारक बनाकर इसे प्रदेश के इतिहास के हिस्से के रूप में मान्यता भी दी। जिस सामूहिक शहादत की याद में यह स्मारक बना है, उस शहादत की पृष्ठभूमि में गोविंद गुरु की प्रेरणा थी। उस शहादत को नमन करने के लिए यहां मानगढ़ की पहाड़ियों पर हर साल मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी हिस्सा लेते हैं। इस मेले में गोविंद गुरु की तस्वीरें बिकती हैं, जिनमें उनकी गिरफ्तारी की फोटो, उनकी अन्य तस्वीरें भगवानों की तस्वीरों के साथ बिकती हैं। इस आदिवासी मेले में आज भी चिमटे, भाले और त्रिशूल सबसे ज्यादा बिकते हैं। मेले का केंद्र है वो शहीद स्थल जहां शहीदों की याद में हवन किया जाता है। यहाँ श्रद्धालु हवन कुंड में नारियल चढ़ाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। गोविंद गुरु की तस्वीर के आगे नमन करके वे उस अपूर्व शहादत को भी नमन करते हैं जो इतिहास में कभी ठीक से दर्ज तक नहीं हो सकी। यहाँ पर गोविंद गुरु द्वारा सन 1883 में जागरण के लिए बनाई गई संप सभा का धूणी धाम भी बना हुआ है, जिस पर फहराते हुए झंडे आज भी गवाही देते हैं कि संप सभा कोई कपोल कल्पना नहीं है। ये मेला एक अडिग आस्था है अपने इतिहास के प्रति, आदिवासियों की सच्ची श्रद्धा है उन शहीदों के लिए। ये आजादी की लड़ाई के बीच सबसे बड़ी शहादत का गवाह है।